हेलो स्टूडेंट, आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा को जानेंगे और इसके पहले हम मापन के इतिहास के बारे में जानेंगे। जब तक हमें किसी के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आगे की प्रक्रिया जानने में क्या होगा कि समस्याएं आएंगी। तो उसके पहले हमें इतिहास जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्लास शुरू हो रही है कि मानव जाति द्वारा मापन प्रक्रिया का उपयोग किसी न किसी रूप में हमें प्राचीन काल से, तो मापन की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो मापन की प्रक्रिया हमारे प्रारंभ में ही वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत इत्यादि में हमें किसी न किसी रूप में मिलती है। जैसे यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद और बृहस्पति इंद्र वार्तालाप। इसके अलावा पहेलियाँ, वाक्य पूर्तियाँ आदि के माध्यम से व्यक्तियों की योग्यताओं का पता लगाया जाता था कि व्यक्ति में क्या योग्यता, क्या क्षमता है। लेकिन उस समय का जो मापन होता था वो मानकीकृत नहीं था, ना ही उसमें वैधता थी और ना ही विश्वसनीयता थी। क्यों? क्योंकि वे व्यक्तिनिष्ठ थे। कैसे थे? व्यक्तिनिष्ठ थे। उसमें व्यक्ति की अपनी इच्छा निहित होती थी, इसलिए वो व्यक्तिनिष्ठ होते थे। उन पर इतना अधिक विश्वास किया जाना संभव नहीं था। लेकिन वर्तमान में मापन की प्रक्रिया 19वीं सदी से प्रारंभ हुई है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि मापन की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं, सुबह सुबह सभी लोग दूध लेते होंगे तो दूध या लीटर से दूध नापता है। सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं सब्जी लेने तो वह सब्जी तौलता है। कपड़े की दुकान पर जाते हैं, कपड़ा मीटर से नाप करके हमें कपड़ा देता है। कार चालक कार की गति को देखता है। बिजली के लिए विद्युत मीटर के माध्यम से उसकी खपत के बारे में हमें जानकारी होती है। तो इनमें सब में आपने देखा, कपड़ा मीटर से नापा जा रहा है, दूध लीटर से, और सब्जी किससे? किलोग्राम से तौली जा रही है। तो इन सब में कहीं ना कहीं किसी मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा क्या था, प्राचीन इतिहास था। इसमें कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने मापन की परिभाषाएं दी हैं। स्टीवेंस महोदय का नाम सुना होगा। इन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है मापन की। इन्होंने कहा है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके पश्चात फिर रास महोदय का नाम आता है। रास महोदय ने भी मापन की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है, यदि मापन के सारे यंत्र
एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। क्या कहा है कि मापन के सारे यंत्र, जो भी उपकरण है मापन के, यदि ये विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। इसके बाद कैंपबेल महोदय हैं। कैंपबेल महोदय ने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है मापन की। इन्होंने कहा है, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं के माध्यम से व्यक्त करना मापन है। वस्तुओं और घटनाओं को किसके माध्यम से? अंकों के माध्यम से। अंकों के माध्यम से या संख्याओं के माध्यम से व्यक्त करना मापन कहलाता है। अब हम देखेंगे मापन, शैक्षिक मापन के बारे में। शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं, विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। यानी किसी भी विद्यार्थी की योग्यता और विशेषता की मात्रा को गणितीय इकाइयों से निर्धारित करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? शैक्षिक मापन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, सामान्यतः शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में लिया जाता है, परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। जैसे बालक को शिक्षक ने जो भी पढ़ाया उसके बाद में उसका टेस्ट लिया, उसमें जो उसने अंक पाए, ये क्या हुआ? उसका शैक्षिक मापन। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के अतिरिक्त उनकी बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, व्यक्तित्व, रुचि, अध्ययन शैली आदि अनेक चरों का मापन किया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि का मापन के अतिरिक्त भी बुद्धि मापन, बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अभिरुचि मापन, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, स्मृति मापन, स्मृति परीक्षण के द्वारा, व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा, रुचि मापन, रुचि परीक्षण और अधिगम मापन, अधिगम परीक्षण के द्वारा किया जाता है। छात्रों के अतिरिक्त अध्यापक वृंद, कर्मचारी वर्ग, अभिभावकगण, प्रशासकगण तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग आदि सभी शिक्षा प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। ये जितने भी व्यक्ति हैं ये सब शिक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। अध्यापकगण स्वाभाविक है शिक्षा से जुड़े होना, कर्मचारीगण जो विद्यालय में कार्यरत हैं, अभिभावक जिनके बच्चे, जिनके पाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रशासकगण यानी प्रधानाचार्य हो गया और अनेक शैक्षिक अधिकारी हो गए, और समाज का प्रबुद्ध वर्ग, ये सब किसी न किसी रूप से घनिष्ठ रूप से शिक्षा से संबंधित होते हैं। शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी गुण अथवा विशेषता का वर्णन किया जाता है। किन्हीं भी गुण अथवा विशेषता का वर्णन शैक्षिक मापन के अंतर्गत किया जाता है। गुण अथवा विशेषता का यह वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है तथा मात्रात्मक भी हो सकता है। जैसे व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पर पुरुष अथवा महिला कहना गुणात्मक मापन का एक सरल उदाहरण है। मापन किया जा रहा है, लिंग भेद के आधार पर अगर हम देखते हैं तो पुरुष और महिला कहना क्या है? गुणात्मक मापन। और मात्रात्मक मापन में हम देखते हैं किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण अथवा विशेषता की मात्रा को बतलाया जाता है। जैसे दीपक की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, तो ये मात्रात्मक मापन का एक उदाहरण हो गया। लिंग भेद के आधार पर हमने देखा महिला और पुरुष में बांटना, तो ये कैसा हुआ? गुणात्मक हुआ। और लंबाई को देखा तो ये लंबाई 5 फुट 5 इंच, ये कैसा है? मात्रात्मक मापन का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में मापन प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई है। तो मापन प्रक्रिया
19वीं सदी से। कब से? 19वीं सदी से प्रारंभ हुई है। इसमें फ्रांस के शिक्षा शास्त्री कह लीजिए या मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, एस्क्यूरल महोदय और सिंगुइन, ये दो नाम आते हैं। इन्होंने मापन प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके पश्चात वेबर महोदय, इनके साथ थे फ्रैंकनर। वेबर और फ्रैंकनर, इन्होंने 1879 ईस्वी में मापन के क्षेत्र में कार्य किया। उसके पश्चात वुंड महोदय, ये 1880 में, इन्होंने स्थान है लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। प्रश्न पूछ देते हैं कि वुंड महोदय ने लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण कब किया? तो हम बता देंगे 1880 में किया। इसके पश्चात नाम आता है गाल्टन महोदय का। गाल्टन महोदय ने 1884 में व्यक्तिगत विभिन्नता पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निर्माण का प्रयास किया इन्होंने। किसने? गाल्टन महोदय ने 1884 में व्यक्तिगत विभिन्नता का आकलन करने के लिए मापन प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इसके बाद आते हैं अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने, ये 1905 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, तब इन्होंने अल्फा और बीटा नामक 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षण तैयार किए, जो सेना में भर्ती होने वाले लोगों की बौद्धिक क्षमता के मापन के लिए थे। ये कैसे बुद्धि परीक्षण थे? आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे। कैसे थे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। परीक्षा में पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण थे, तो हम कैसे बताएंगे? ये सामूहिक थे। कैसे थे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे। इसके पश्चात स्टर्न महोदय ने 1912 में मानसिक आयु और वास्तविक आयु के संबंध स्थापित करने का सूत्र तैयार किया था। मानसिक आयु और वास्तविक आयु, इसमें संबंध के लिए क्या किया था? एक सूत्र तैयार किया था। उस सूत्र का नाम टर्मन महोदय ने, किसने? टर्मन महोदय ने उस सूत्र का नाम टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि
टर्मन ने बुद्धिलब्ध नाम दिया, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में, बाल विकास में, बुद्धिलब्धि। तो बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है, ये इसका नाम टर्मन ने दिया था और स्टर्न महोदय ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के संबंध में सूत्र तैयार किया था। नाम टर्मन ने दिया था। नाम किसने दिया था? आईक्यू परीक्षण का टर्मन ने, और तैयार किसने किया था? स्टर्न ने। इसके बाद भारत में मापन का श्रेय किसको जाता है? एफजी कॉलेज। एफजी कॉलेज के ये कहाँ है? लाहौर में है। यहाँ के जो प्राचार्य थे राइस महोदय, इनको श्रेय जाता है भारत में परीक्षण के लिए, या जो भी परीक्षण चले हैं, इन्होंने 1922 में किसने? राइस महोदय ने जो विनय का परीक्षण था, बुद्धि परीक्षण, इसको हिंदी में तैयार किया था। किसने? राइस महोदय ने। उसके पश्चात भारतीय मनोवैज्ञानिक या कह लीजिए शिक्षा शास्त्री जे मोरे, लज्जा शंकर झा, डॉक्टर एस जलोटा, जोशी एवं त्रिपाठी, इन सभी लोगों ने मापन पर कार्य किया। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।